नक्श की हरकत से वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी आंखों के सामने ये सब चल क्या रहा है। मिस जूली की भी शक्ल देखने लायक थी। आधा मुंह खोलकर हक्की बक्की वह नक्श को जलन की नज़रों से देख रही थी। उसके हिसाब से उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नक्श जयंती बाई गड़ा को जानता होगा, लेकिन यहाँ तो उनका रिश्ता जान पहचान से कहीं आगे था। अनिका भी शॉक्ड थी। उसके दिमाग में भी बस एक ही चीज़ चल रही थी कि न जाने उसके पति ने उससे अभी और क्या क्या छिपा रखा है, और उसे पूरी तरह से जानने और समझने में और कितना समय लगेगा। समझ गया यार, आगे से ध्यान रखूंगा, जल्दी से जयंती बाई गड़ा ने जवाब दिया। जयंती बाई गड़ा अपनी 50 की पारी पूरी कर चुके थे और नक्श अभी अपने 20s में था, लेकिन इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी जयंती बाई गड़ा को अपने स्टेटस की नहीं पड़ी थी। उस्ताद, फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। शोभित, सुन रहे हो? तुम्हें नक्श से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी भी तुम कच्चे नींबू हो। हालांकि जयंती बाई गड़ा के मुंह से निकले ये शब्द एकदम नॉर्मल थे, लेकिन उसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। जयंती बाई गड़ा ने जावेरी परिवार के यूजलेस दामाद को उस्ताद कहा। भाई भला ये कौन सा इंटरनेशनल जोक है? शोभित को तो अपनी आंख और कान पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बस नक्श को देखे ही जा रहा था। पिछले 7-8 सालों से वह एंटीक अप्रेजल के बिजनेस में था, लेकिन उसने कभी उस्ताद नक्श का नाम नहीं सुना था। चलो तुम अपना बुढ़ापा एंजॉय करो, मेरे पास अभी किसी को कुछ सिखाने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर अहमदाबाद आने का मौका मिला तो तुम्हारी गर्दन जरूर पकड़ूंगा। ये बोलने के बाद नक्श ने तुरंत ही कॉल कट कर दिया। उसके बाद नक्श ने उस हीरे के टुकड़े को ढंग से देखा और मुस्कुराते हुए सभी को हीरा दिखाते हुए बोला, ये असली पंचतंत्र हीरा है और इसे इंपीरियल हीरे से कार्व किया गया है। अगर इसे इंपीरियल हीरे से कार्व नहीं किया गया होता तो मेरे जमीन पर फेंकते ही ये बिखर जाता। लेकिन चूंकि इंपीरियल हीरा सोने की तरह कठोर और सख्त होता है, इसीलिए उसने पंचतंत्र को कुछ भी नहीं होने दिया, बल्कि उसकी खूबसूरती पर 4 चांद और लगा दिया। नक्श ने एकदम सही कहा। हीरे के नीचे गिरने से उसमें अब और ज्यादा क्रैक्स आ गए थे, जो उस हीरे को और भी ज्यादा खूबसूरत और लुभावना बना रहे थे। मुझे इस तरह क्या देख रहे हो? मैं कोई लड़की हूं क्या जिसने सेक्सी कपड़े पहने हो? शोक्र होते हुए जब सभी लोग नक्श को देख रहे थे, तब नक्श ने तुरंत ही कड़क अंदाज में सभी की मौज ले ली। इस समय सभी के दिलों और दिमाग में हलचल चल रही थी। अगर नक्श ने उन्हें पहले बताया होता कि वो जयंती बाई गड़ा का खास आदमी है और वो उसे उस्ताद कहते हैं, तो कोई उसे नीचा दिखाने की गलती नहीं करता। अगर सामने वाला अपनी असली एबिलिटी छुपा के रखेगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो उनका दोस्त है या दुश्मन? बचपन में चूंकि भानुशाली परिवार और गड़ा परिवार के रिश्ते अच्छे थे, इसलिए नक्श ने 7-8 साल तक जयंती बाई गड़ा के अंडर में ट्रेनिंग ली थी। ऑफकोर्स उस ट्रेनिंग में जयंती बाई गड़ा ने नक्श को वो सब कुछ सिखाया जिसमें उन्हें महारत हासिल थी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम उम्र में भी नक्श की एबिलिटी इतनी अच्छी होगी कि वो सब कुछ अच्छे से सीखेगा, और यही वजह है कि नक्श उनका फेवरेट हो गया था। जयंती बाई गड़ा ने 40 की उम्र में गड़ा परिवार के बागडोर को संभालना शुरू किया था। उनके हिसाब से उन्हें जितना नॉलेज है उतना ही नॉलेज नक्श को भी है, बल्कि उनसे 19-20 ज़्यादा ही होगा। इसीलिए नक्श को उस्ताद कहना तो बनता ही है। नक्श और उनका रिश्ता शुरू से ही ऐसा था। दोनों के बीच में इस तरह से हंसी मजाक चलते ही रहते थे। इसका ये मतलब नहीं कि नक्श अपने गुरु की इज्जत नहीं करता। वो व्यू पॉइंट अलग है और ये व्यू पॉइंट अलग है। मनिक सर, क्या आप यह हीरा खरीद रहे हैं या नहीं? मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। ऑफ कोर्स, मैं इसे खरीदना चाहूँगा, फिर भले ही मुझे इसके लिए अपना सब कुछ बेचना क्यों ना पड़े। अचानक से मनिक भाई को ऐसा लगा जैसे कि उनकी धड़कन बढ़ने लगी हो। लेकिन अब प्रदीप भाई इसकी कीमत तो चेंज नहीं करेंगे? हल्का पैनिक करते हुए मनिक भाई देसाई ने कहा। कैसी बात कर रहे हैं आप मनिक भाई? क्या हम दोनों का रिश्ता पैसों पर टिका हुआ है? मैंने आपको कहा 1.5 करोड़ मतलब 1.5 करोड़। तो फाइनल, न 1 करोड़ ज़्यादा न 1 करोड़ कम। एक्साइटेड होते हुए उस शॉप के मालिक ने कहा। हालांकि उसके लिए घाटे का सौदा था, लेकिन एंटीक के बिजनेस में पहली बोली ही आखिरी बोली होती है, और प्रदीप भाई इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे।
जैसे ही प्रदीप के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां मौजूद सभी लोग मनिक भाई देसाई को जलन की नज़रों से देखने लगे थे। उस हीरे के लिए 1.5 करोड़ रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं था और वहां मौजूद हर कोई निकाल सकता था, लेकिन चूंकि इंटरनल डिस्कशन शुरू से ही मनिक भाई का चला, इसलिए कोई बीच में आकर उससे ज़्यादा बोली नहीं लगा सकता था। मामला पूरी तरह से खत्म हो गया था। गहरी सांस लेते हुए नक्श ने प्रदीप भाई को देखा। नक्श के हिसाब से प्रदीप भाई बहुत अच्छे इंसान है। उस हीरे की असली वैल्यू पता चलने के बाद भी उन्होंने उस प्राइज में उस हीरे को बेचने के लिए कोई आनाकानी नहीं की, बल्कि खुशी से अपने और मनिक भाई के रिश्ते का हवाला देकर उसे बेचने के लिए राजी हो गए। क्योंकि मेरी बीवी आज गांधी रोड आई है, तो क्यों ना हम कहीं और चलें। तुरंत ही नक्श ने पीछे मुड़ते हुए अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन अनिका ने कुछ भी नहीं कहा, बस नक्श को देखते हुए रह गई। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग नक्श को घूरने लगे। अब इतना तो तय था कि सभी लोग नक्श को फॉलो करना चाहते थे, लेकिन ये बात नक्श को किस मुंह से कहे, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। उनके हिसाब से नक्श की नॉलेज उस लेवल पर है जहां अगर वह किसी पत्थर को भी हाथ लगाएगा तो उससे सोना निकलेगा। उन सभी को देखकर नक्श को भी समझ में आ गया था कि वो उसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए नक्श ने कहा, गांधी रोड की शॉप नंबर 1 पर मैंने बेहद ही खास हीरा देखा है। अगर उसे किसी ने खरीद लिया तो 10 करोड़ रुपए कहीं जाने वाले नहीं है। यह बोलते हुए नक्श के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां मौजूद सभी लोग कुत्ते बिल्ली की तरह शॉप नंबर 16 से भाग गए। मनिक भाई एकदम से एंग्जियस हो गए। बुढ़ापे में वह भागकर कहां जा सकते थे। अगर वो शॉप नंबर 1 पर नहीं गए तो वो डील उनके हाथ से निकल जाएगी, लेकिन वो जवान लोगों के साथ अपने आप को कम्पीट कैसे कर सकते हैं। मनिक सर, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस हीरे का उनको 3-4 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा और आप उससे ज्यादा इस अकेले पंच रत्न से निकाल लेंगे। इसलिए उनको भागने दीजिए और आप शांति रखिए, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। नक्श की बात सुनकर मनिक भाई को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। नक्श और अनिका के वहां से जाने के बाद मनिक भाई ने गहरी सांस ली। मनिक भाई के हिसाब से नक्श उनके लिए एंटीक अप्रेजर जीनियस बन गया था, क्योंकि नक्श के सर पर जयंती बाई गड़ा का हाथ था। ऐसे में और कोई एंटीक अप्रेजर उनसे कम्पीट कैसे कर सकता था। नक्श की तुलना ही नहीं की जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नक्श शादीशुदा है और मनिक भाई नहीं चाहते कि उनकी बेटी एक शादीशुदा इंसान के साथ रहे और थर्ड पार्टी की तरह अपनी लाइफ निकाले। देसाई परिवार की भी सूरत में बहुत इज्जत है और नहीं चाहते कि उनकी बेटी या उनके परिवार पर कोई कमेंट करे। मनिक भाई क्या सोच रहे हैं? सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, जो होता है ऊपर वाले के हिसाब से ही होता है। इसलिए आपको उस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रदीप भाई के मुंह से निकले इन शब्द को सुनकर ऐसा लगा जैसे मानो उन्होंने मनिक भाई के दिमाग को पढ़ लिया हो। जो होता है ऊपर वाले के कर्म से ही होता है। प्रदीप भाई सही कह रहे हैं। जैसे ही मनिक भाई के दिमाग में एक ख्याल आया, वैसे ही सर हिलाते हुए उन्होंने मन ही मन तय किया अब वो उसके बारे में और नहीं सोचेंगे। जैसे ही नक्श और अनिका बाहर निकले, वैसे ही मिस जूली ने उनका पीछा किया। मिस जूली, क्या आपको और भी कोई काम है? मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। नहीं, बस आज के लिए थैंक यू सो मच। क्यों ना मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूं? नक्श से मिलना इतना आसान नहीं था, फिर भला मिस जूली इस चांस को अपने हाथ से कैसे जाने देती। और वो नक्श के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। लेकिन मुझे आज भी और कई काम हैं। सॉरी, फिर कभी, थोड़ा डिफ़िकल्टी के साथ नक्श ने कहा। क्योंकि आज रात नक्श अपने गॉडफादर से मिलने वाला था, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी वो एशियंट तलवार लेनी थी। इसके बारे में उसे ज़्यादा पता भी नहीं था कि उसके गुरु क्या करना चाहते हैं। अगर कोई पर्सनल काम नहीं है तो क्या हम दोनों भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं? बिना किसी हेजिटेट की मिस जूली ने कहा, क्योंकि नक्श के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। शोभित जो उसके बाजू में खड़ा था, अब उसे नक्श को लेकर उसके दिल में कोई कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसके गुरु जयंती बाई गड़ा ने उसे उस्ताद का नाम दिया था और उसकी इतनी इज्जत की, तो फिर भला शोभित नक्श के लिए अपने मन में नफरत कब तक पाल सकता था। और शोभित की नज़रिए से देखे तो अगर उसे नक्श का साथ मिला और उसका सपोर्ट मिला तो वह उससे बहुत कुछ सीख सकता है।
जो उसके फ्यूचर में काम आएगा। इसीलिए वो भी चाहता था कि वह नक्श के साथ रहे। अभी ये सब क्या चल रहा है? हम तो बाहर शॉपिंग करने आए थे ना। अनिका पूरी तरह से पजल्ड नजर आ रही थी, इसलिए उसने नक्श से सवाल किया। दरअसल मुझे खबर मिली है कि यहाँ एक एंशिएंट तलवार आई है। मुझे उसी को देखने जाना है। अगर उसकी कीमत सही हुई तो मैं इसे खरीद लूँगा, सीधे और सरल अंदाज में नक्श ने कहा, और अनिका के सवाल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कहीं न कहीं नक्श को पक्का यकीन था कि उसके गॉडफादर और हलाल गैंग के बीच कुछ खास रिश्ता है। अगर आपको याद हो तो मैडम शबाना ने भी नक्श के सामने एक बूढ़े एल्केमिस्ट का जिक्र किया था। खैर, इस बारे में नक्श को और नहीं सोचना है। तो फिर चलो, चलकर देखते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं उस्ताद से और भी बहुत कुछ सीखना चाहूँगा। शोभित पूरी तरह से बदल गया था। शोभित होशियार था, उसमें सीखने की ललक थी। वह जानता था कि जयंती बाई गड़ा ने उसे अपना चेला बनाया है, तो उसमें ज़रूर कुछ खास बात है। अगर उसके गुरु नक्श को उस्ताद कह रहे हैं तो नक्श हर लेवल में आगे है, तो ऐसे में उसे एक भी मौका नहीं खोना चाहिए। पिछले कुछ सालों में जयंती बाई गड़ा के अंदर ट्रेनिंग लेकर शोभित अपने आप को महान, बहुत महान समझने लगा था, जो उसके करियर के लिए सही नहीं था। लेकिन सही समय पर जयंती बाई गड़ा और नक्श ने उसकी आंखें खोली। अब वो अपने करियर पर बिना किसी घमंड के ध्यान दे सकता था। और ये इज्जत और रेपुटेशन तो बाद की बात है, पहले लर्निंग तो ढंग से मिल जाए। उसके दिमाग में बस यही था। ठीक है, फिर चलो, चलकर देखते हैं। ग्रुप को लीड करते हुए नक्श के कदम अब दूसरे एंटीक स्टोर की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि अनिका बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। नक्श के लिए उसका काम भी जरूरी था और अनिका के लिए अब नक्श जरूरी था। अब जैसा नक्श कहेगा वो उसे ब्लाइंडली फॉलो करना होगा, और वही तो वो कर रही थी। जैसे ही चारों एक एंटीक स्टोर में गए, उन्हें उस स्टोर और बाकी स्टोर में डिफरेंस समझ में आने लगा। जनरली उस स्टोर का बिजनेस ना के बराबर था। अगर उस स्टोर को कम से कम शब्दों में डिस्क्राइब करें तो वो एक डिजर्टेड स्टोर था।